ग्लाइकोलिसिस से प्रोसेस शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक अणु पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन के दौरान हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में यह कन्वर्जन करता है और इस प्रक्रम में एटीपी का एक अणु खर्च होगा। देखिए, इस प्रक्रम की दो खास बातें हैं। एक, यहां पर एटीपी का उपयोग होना और दूसरा, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो हो रही है, ये पहला रिएक्शन इरिवर्सिबल स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक, अगर इस प्रोसेस ने उल्टा चलना है तो फिर वो एक लंबा इवेंट होगा। ग्लूकोज 6 डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, पहले वो ग्लूकोज 1 में और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये हम अन्य चैप्टर में बात करेंगे इस बारे में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हुआ और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोज शर्कराएं हैं, बस एक एल्डिहाइड फॉर्म है और दूसरा कीटो फॉर्म है, यानी दोनों हेक्सो आइसोमर्स हैं। हेक्सोज शर्कराएं हैं और आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, इसलिए यहां हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज नाम का एंजाइम कार्य करेगा। इसके पश्चात ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी एक फॉस्फेट का अणु और जोड़ दिया गया और इस प्रक्रम में भी एटीपी का एक अणु खर्च होता है। यहां पर एक एंजाइम काम आएगा जिसका नाम है PFK1, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लाइकोलिसिस की जो रेट है उसको लिमिट करने वाले कई स्टेप्स हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप्स कई सारे हैं जहां ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन होगा, पर उन सब स्टेप में प्रमुखतम स्टेप जो रेट रेगुलेटिंग स्टेप है वो यही है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाने के बाद ये अणु एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जाता है। देखिए, यहां तक ये क्लियर है कि दो स्टेप पर एटीपी का इस्तेमाल हुआ और इन दोनों में अन्य सिमिलैरिटी क्या है? दोनों इरिवर्सिबल अव्युत्क्रमणीय चरण हैं। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू ब्रेकडाउन होकर 3 कार्बन के 2 अणुओं का निर्माण करेगा। एक है ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सिंपलेस्ट 3 कार्बन एल्डो शुगर, सिंपलेस्ट 3 कार्बन कीटो फॉर्म ऑफ द शुगर। इन दोनों के नाम हम केल्विन चक्र में भी पढ़ चुके हैं और वहां भी हमने पढ़ा है कि ये दोनों अणु जो हैं ये इंटरचेंजेबल है ट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में।
ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इस ब्रेकडाउन का प्रमुख एंजाइम होता है एल्डोलेज, जिसकी प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अणु का ब्रेकडाउन हुआ और दो मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के डेवलप हुए। अब फर्दर चरणों में सिर्फ फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो एल्डो फॉर्म है वो सिर्फ एंटर करेगी, यानी एक चरण तो इससे चलेगा और ये अणु जो 3 कार्बन का कीटो फॉर्म है ये भी इसी में कन्वर्ट होकर आगे जाएगा। ये डायरेक्ट आगे नहीं जा सकता, यानी एक पीजीएल और डीएचएपी भी पीजीएल में कन्वर्ट होकर आगे जाएगा, यानी पीजीएल के कितने अणु आगे जाएंगे? 2 अणु। इसलिए इसके बाद जितनी भी प्रक्रम होंगे वो मल्टीप्लाइड टू 2 होंगे, क्योंकि 2 अणु पीजीएल आगे जाएगा तो किसी भी तरह का निर्माण मल्टीप्लाइड टू 2 होगा, किसी भी तरह की एंट्री मल्टीप्लाइड टू 2 होगी, या किसी भी तरह का एग्जिट या प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो मल्टीपल टू 2 होगा। तो वो हमने यही मार्क कर दिया है, ये बात हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद PgAl का ये अणु एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू 1,3 डाई-PGA में कन्वर्ट होगा और इस प्रक्रिया में 2 काम साइमल्टेनियसली होते हैं। एक, यहां पर NADH2 का निर्माण होगा। याद रखें, प्रकाश संश्लेषण में जो कोएंजाइम हम काम में लेते थे वो NADPH2 था, ये NADH2 है। ठीक, ये डिफरेंस हमें याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन ऊर्जा का जो वाहक है वहां पर NADPH था और यहां NADH है। इसके अलावा फॉस्फेट की एंट्री भी यहां पर होगी, जिसके कारण ये काम होगा, 1,3 डाई-PGA का निर्माण होता है, यानी एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट और यहां पर ऐड करेंगे। PgAl में ऑलरेडी एक फॉस्फेट होता है 3rd कार्बन पर, 1st कार्बन पर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट का एडिशन होगा। इसके बाद 1,3 डाई-PGA का ये अणु एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और यहां पर एक अणु प्रत्येक रिएक्शन में ATP का बनेगा। याद रखते चले हम कि यहाँ प्रत्येक अभिक्रिया मल्टीप्लाइड टू 2 चल रही है, यानी फॉस्फेट भी 2 जाएंगे, NADH2 2 बनेंगे, ATP भी 2 बनेंगे, तो 3PGA का निर्माण हुआ। फर्दर एक रिएक्शन के थ्रू ये 2PGA में कन्वर्ट होगा। कौन? 3PGA विल कन्वर्ट इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA। सिर्फ क्या हो रहा है, फॉस्फेट का एक अणु जो 3rd कार्बन पर था वो ट्रांसफर होकर 2nd कार्बन पर जा रहा है। एंजाइमों की एक प्रमुख कैटेगरी होती है ट्रांसफरेज, और उसी में एक प्रकार होता है एंजाइम का म्यूटेज, जो ये काम करेगा। विद इन द मॉलिक्यूल जब ग्रुप का ट्रांसफर हो, मॉलिक्यूल सेम है PGA का, वहां भी PGA का है, एक ही अणु में फॉस्फोरस के ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, म्यूटेज नाम का एंजाइम ये काम करेगा। इसके बाद 2PGA का ये अणु कन्वर्ट होकर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाएगा और यहां इनोलेज नाम का एंजाइम
कार्य करता है और इस प्रक्रम में जल का अणु मुक्त होगा। इनोलिस की अभिक्रिया में फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण होता है और जल का अणु मुक्त होता है। यह फॉस्फोइनोल पायरुवेट फाइनली पायरुविक अम्ल का निर्माण करेगा। अगेन रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 अणु पायरुवेट का अंततः निर्माण होगा और इस अभिक्रिया में एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज, और इसका एक्टिवेटर जो है, इस अभिक्रिया का जो एक्टिवेटर है, सक्रिय कारक जो तत्व है, वो पोटेशियम है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस के सभी चरणों में कहीं ना कहीं मैग्नीशियम का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर प्रमुख तौर पर यह अभिक्रिया मैग्नीशियम के बिना संभव नहीं है हेक्सोकाइनेज की। एक प्रमुख बात जो हमें यहाँ इस पूरे फ्लो चार्ट में अब नजर आ रही है, अंतिम उत्पाद क्योंकि बन चुका है, एक और चीज हम देख लें। इस चरण में भी एक एटीपी का निर्माण होगा आखिरी चरण में। देखिए, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3 एंड द लास्ट रिएक्शन, ये 3 अभिक्रियाओं में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल हैं, अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम है, पहला, तीसरा और आखिरी प्रक्रम। इसके अलावा हमें नजर आ रहा है कि यहां तक एनर्जी की एंट्री हुई है, एटीपी उपयोग आए हैं, और इसके बाद ये जो प्रक्रम बचे, इस जगह पर एनर्जी का निकास हुआ। जहां जहां गई एनर्जी अंदर, उसे हमने कहा एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, और जहां एनर्जी निकली उसे कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। ठीक है, इस पूरे प्रक्रम में फाइनली 2 अणु पायरुवेट के निर्मित हुए। अब नेक्स्ट टर्न पर हम चर्चा करेंगे कि कितने अणु कहाँ से बने और उनका नामकरण किस तरह से किया जाएगा। थैंक यू।